Welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study class 12th NCERT Indian Economic Development का chapter first Indian Economy on the Eve of Independence. इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, क्या कंडीशन थी, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी हमारे भादुड़ी फाउंडेशन ऐप पे पढ़ सकते हैं आप डाउनलोड करके, और यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब आल्सो टू गेट लेटेस्ट अपडेट। तो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अलेक्जेंडर ब्रूस वायसराय थे ब्रिटिश इंडिया के 1894 में। इन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ द पाइवोट ऑफ आवर एम्पायर, हमारे साम्राज्य का सेंटर जो केंद्र बिंदु है वो इंडिया है। इफ़ द एम्पायर लॉसेस एनी अदर पार्ट ऑफ द डोमिनियन वी कैन सर्वाइव। अगर हम कहीं और पे हार जाते हैं, हमारा एम्पायर लॉस हो जाता है कहीं पे, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। बट इफ़ वी लॉस इंडिया, लेकिन अगर इंडिया में हम लॉस कर जाते हैं द सन ऑफ आवर एम्पायर, तो जो सूरज है हमारे एम्पायर का वो अस्त हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस थी ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया की और इंडिया की इकोनॉमी की। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दिस बुक का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू फैमिलराइज यू, आपको बताना, फैमिलराइज कराना विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के क्या बेसिक फीचर थे एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज़ टुडे इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद आज इंडियन इकोनॉमी कैसी है और उस टाइम कैसी थी। फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो पहले देखो कि कंट्री के इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और जब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को तो उसके बाद कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अपनाई। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू ब्रिंग रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन। तो जो सोल पर्पस था, एकमात्र जो पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कॉलोनियल रूल था इंडिया के लिए, वो इस कंट्री को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में बनाना था फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था, तो वहाँ के इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले जाते थे। तो यही उनका एक मेन पर्पस था। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो जब तक कॉलोनियल रूल रहा तो इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही लो रहा, बहुत ही स्लो रहा। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिश रूल के आने से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, येट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज करेक्टराइज्ड बाय द वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। हालांकि ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इंगेज थे उस टाइम बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, फिर भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी इंडिया में। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिया बहुत अच्छा जाना जाता था। इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जिसको सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं इकोनॉमी में, वो बहुत ही चलती थी। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship seen in all imports from India. पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड थी इंडिया की रेपुटेशन फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए, क्राफ्टमैनशिप के लिए, और जो भी मटेरियल इंडिया से इंपोर्ट होता था, जो विदेशों में जाता था, तो इंडिया की काफ़ी रेपुटेशन थी इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में। मसलिन इज ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल का एक टाइप है मसलिन, विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, जो बंगाल से ओरिजिन होता था और वर्ल्ड ओवर में एक्सपोर्ट होता था। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द होम कंट्री। तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू की किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो इसलिए थी कि वो प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट कर सके अपनी होम कंट्री के इंटरेस्ट को, मतलब ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुँचा सके, इंग्लैंड को पहुँचा सके।
देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ना कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करके। सच पॉलिसीज ब्रोट अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो जो पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी, दैट वाज इंक्लाइंड मोर टू डेवलप द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सेटअप रादर देन मेकिंग डेवलपमेंट इन द इंडिया। तो फंडामेंटल चेंज लाई, जो ये ब्रिटिश पॉलिसी थी उससे फंडामेंटल चेंज आए किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर टू रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई, सप्लायर बन गई रॉ मटेरियल की, कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और कंज्यूमर बन गई जो फिनिश्ड गुड्स आती थी ब्रिटेन की इकोनॉमी से। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी अंडर ब्रिटिश रूल वो ज़्यादातर एग्रेरियन ही रह गई। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेज एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। 85% जो गाँव में रहते थे वो अपना जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही कमाते थे। डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच ए लार्ज पॉपुलेशन, हालांकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, फिर भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन, फिर भी कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं था। एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो स्टैग्नेट था, मतलब नो विकास नो डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, और एग्रीकल्चर की जो उत्पादकता थी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट। अब ये स्टैग्नेशन क्यों थी, क्योंकि बहुत सारे जो लैंड सेटलमेंट एक्ट लागू किए गए थे, पॉलिसी लागू की थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, वाज नॉट फेवरेबल टू द इंडियन इकोनॉमी। वो इंडियन इकोनॉमी के लिए कहीं भी फेवरेबल नहीं थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। Some evidence of the relatively higher yield of cash crops in the certain areas of the country due to commercialization of agriculture। कहीं कहीं पे जहाँ पे एग्रीकल्चर में yield ज़्यादा थी वो कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर में ज़्यादा थी, ना कि फूड ग्रेन्स में। But this could hardly help farmers in improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crop which were to be ultimately used by the British industry। और जो इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चरल कंपोजिशन था अंग्रेज़ों ने उसको फूड क्रॉप से हटा के कैश क्रॉप पे प्रोडक्शन पे लगा दिया, क्योंकि जो कैश क्रॉप्स थी वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती थी बाय द इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैश क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन द इरिगेशन में थोड़े प्रोग्रेस के बावजूद भी इंडिया से एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया के एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बहुत ही कमी थी, स्टार्व्ड ऑफ। इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल, इस पे कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी काम नहीं किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया कुड नॉट डेवलप ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल में कुछ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सका। डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट, जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इंडिजीनियस उद्योग थे, खासकर हथकरघा उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट वाले थे। इंडस्ट्री क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई इन इंडिया, बट आल्सो ए न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वाज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स। अब वहाँ के लोकली मेड गुड्स भी खत्म हो गए। दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। और ये जो डिमांड थी ये शिफ्ट हो गई, जो सस्ती इंपोर्ट की हुई गुड्स थी जो कि ब्रिटेन से आती थी। देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प द प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और कोई भी इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी जिससे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन मिल पाती। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन और टूल्स। तो कैपिटल गुड्स हैवी इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो कि मशीन और टूल्स को प्रोड्यूस करती है, जिसका उस टाइम अभाव था और कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको प्रमोशन के लिए ध्यान नहीं दिया। फॉरेन ट्रेड,
इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एनिशियंट टाइम्स, से ही इंडिया एक ट्रेडिंग नेशन रहा है। बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ द कॉमोडिटी प्रोडक्शन, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉमोडिटी प्रोडक्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कोलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एडवर्सली अफेक्टिंग पॉलिसीज बनाए, उससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम काफ़ी बिगड़ गया, अनफेवरेबल हो गया इंडिया से। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो अल्टीमेटली इंडिया जो है सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन गया, वो भी सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, मैन्युफैक्चर गुड्स का नहीं, प्राइमरी मतलब रॉ मटेरियल गुड्स का, जैसे कि सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, और वो भी एट द चीपर रेट, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, और इम्पोर्टर बन गया जो गुड्स फिनिश होके आती थी बाहर से, और वो भी हायर कीमत पे। कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन मेंटेन्ड ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के इम्पोर्ट पे भी, क्या बाहर से लाना है मतलब फिनिश गुड्स को लाना है, और बाहर क्या भेजना है, एक्सपोर्ट क्या करना है इंडिया से, कि सिर्फ रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट करना है, इस पे फुल कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। द ओपनिंग ऑफ द सूज कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और जब सूज कैनल 1869 में ओपन हुई, तो उससे भी इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कोलोनियल पीरियड वाज द जनरेशन ऑफ ए लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। जो ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंडियन गवर्नमेंट की एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स कंट्रोल, वो था एक्सपोर्ट का सरप्लस क्रिएट करना। बट दिस सरप्लस केम एट ए ह्यूज कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। लेकिन वो जो सरप्लस था वो कब इकोनॉमी के बहुत नुकसान पहुंचाने के कॉस्ट पे था। सेवरल इसेंशियल कमोडिटी जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, कैरोसिन हो गया, वर स्केर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट में नहीं अवेलेबल थी। फर्दर मोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गुड्स गोल्ड सिल्वर इनटू इंडिया। जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उससे कोई गोल्ड और सिल्वर का इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रादर दिस was used to make a payment for the expenses incurred by an office set up in the colonial government in the Britain. Rather, जो इंडिया का रेवेन्यू था वो खर्च किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलोनियल सेटअप पे, जो कि ब्रिटेन में एस्टैब्लिश था। उनके गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, एक्सपेंसेस ऑन वार अगेन फोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स ऑल विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। और इम्पोर्ट जो इनविजिबल इम्पोर्ट्स था, मतलब सर्विसेज का इम्पोर्ट्स करना और गवर्नमेंट के खर्चे को मीट आउट करने के लिए सारा पैसा इंडिया का ड्रेन आउट हो गया इंडियन वेल्थ। डेमोग्राफिक कंडीशंस, क्या डेमोग्राफिक कंडीशन थी उस टाइम की पॉपुलेशन की? ये है सूज कैनल, इसको सूज कैनल बोलते हैं। ये इंडिया, यहाँ से इंडिया ट्रेड करने लग गई थी ऐसे। सूज कैनल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, आर्टिफिशियल क्योंकि मैन मेड है, ये जुड़ा हुआ नहीं था, यहाँ से खोद के इसको कनेक्ट कर लिया गया। तो आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमुस ऑफ सूज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। इजिप्ट के यहाँ पे इजिप्ट है कहीं नॉर्थ ईस्ट में ये सूज कैनल खोल ली गई। इट्स ओपनिंग इन 1869 में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। इससे क्या हो गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी कम हो गई, ऐसे घूम के नहीं जाना पड़ता था, बीच में से ऐसे निकल जाते थे, तो इंडियन मार्केट ईजिली अवेलेबल हो गई यूरोपियंस के लिए। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब डेमोग्राफी की बात करें तो 1921 से पहले इंडिया जो थी वो फर्स्ट स्टेज में थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थ्योरी है जिसमें स्टार्टिंग में पॉपुलेशन लगभग स्टैग्नेंट रहती है, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई रहती है, तो इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन जो है तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि ड्यू टू इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ डेथ रेट जो होती है
वो तो डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन अभी भी बर्थ रेट जो होती है वो हाई रहती है, तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, और ये है सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थर्ड स्टेज में, क्योंकि ड्यू टू बेटर एजुकेशन फैसिलिटी बर्थ रेट भी कम होने लगती है, डेथ रेट भी कम होती है, तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ है, बहुत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होता, थोड़ा कम होने लगता है, तो ये थर्ड स्टेज है। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16% एट द टाइम ऑफ या बिफोर इंडिपेंडेंस। तो लिटरेसी लेवल था वो सिर्फ 16% था। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट ए नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। और उसमें से भी अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो सिर्फ वो 7% था, मतलब 100 में से 7 वुमेन्स ही पढ़ी लिखी थी। Public health facilities were either unavailable to a large chunks of population or when available were highly inadequate. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी ना के बराबर थी। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप वाटर एंड एयरबोर्न डिसीज वर रैम्पेंट एंड टुक ए ह्यूज टोल ऑफ लाइफ। एयरबोर्न डिसीज और वाटरबोर्न डिसीज बहुत ज़्यादा होती थी और बहुत ही लोगों को मारती थी, ह्यूज टोल ऑफ लाइफ लेती थी। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी वॉज वेरी हाई। और ओवरऑल जो मृत्यु दर थी, मोर्टेलिटी रेट थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो, 32 ईयर्स इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 ईयर्स। आज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 32 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। ऑन एन एवरेज लोग 32 साल ही जी पाते थे। इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड विच कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ द टाइम। तो बोले कॉलोनियल पीरियड के दौरान कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रोफाइल को, पॉपुलेशन प्रोफाइल को और ही वर्स किया, ना कि अच्छा किया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, क्या काम करते थे लोग? द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर लोग इंगेज थे। वो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज था। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो अंडर द कॉलोनियल रेजिम के टाइम में, मतलब ब्रिटिश राज के टाइम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है वो अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था, जैसे कि रेलवे, जैसे कि पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और पोस्ट टेलीग्राफ, ये सारा अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था टू सर्व दियर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि उनको व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए और कॉलोनियल टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने डेवलप किया, जो कि इंडिया के फ़ायदे में गया। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो रोड बनाए गए थे वो फिट नहीं थे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड्स को डेवलप किया। देयर ऑलवेज रिमेंड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन में। जो रूरल रेड थे वो बहुत ही, उनकी कंडीशन ख़राब होती थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन 1850, 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को भी इंट्रोड्यूस किया। कंसिडर्ड एज मोस्ट दियर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर है तो वो रेलवे का डेवलपमेंट किया है। सोशल बेनिफिट्स विच द इंडियन इकोनॉमी गेंड ओविंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे वर आउटवेड बाय द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। तो अगर सोशल कंट्रीब्यूशन देखा जाए रेलवे का तो वो बहुत ही ज़्यादा है, आउटवेट कर देता है जो इकोनॉमिक लॉस पहुंचाया है अंग्रेज़ों ने। मतलब रेलवे से सोशल कंट्रीब्यूशन, मतलब कल्चर का इंटरमिंगलिंग हुआ, जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था उसको सपोर्ट मिली रेलवे से, सब लोग मिल गए आपस में, एक दूसरे के ग्रीवेंसेस से एक दूसरे को अवेयरनेस मिली। और जो इकोनॉमिक लॉस था, वो जो लॉस हुआ वो काफ़ी कम था जितना कि सोशल बेनिफिट हो गया गवर्नमेंट को, मतलब इंडिया को, रेलवे के डेवलपमेंट से। इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो बहुत ही एक्सपेंसिव था उस टाइम, टेलीग्राफ को डेवलप किया अंग्रेज़ों ने। पोस्टल सर्विसेज को भी
डेवलप किया। ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग ए यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेंड ऑल थ्रू द इनएडिक्वेट। कंक्लूजन अगर देखें तो द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ऑलरेडी सैडल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। तो उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर एक तो लेबर सरप्लस थी और प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार थे, सारे खेती में लगे होते थे, लेबर सरप्लस थी, और जो प्रोडक्टिविटी है खेत की वो बहुत ही कम थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिया का, वो क्राइंग फॉर मतलब उसमें ज़रूरत थी किसकी, मॉडर्नाइजेशन की, डाइवर्सी मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, कैपेसिटी बिल्डिंग की मतलब नई बिल्डिंग मशीन वगैरह की ज़रूरत थी, इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट और सरकार की तरफ से उसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि नहीं हुआ। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, जबकि फॉरेन ट्रेड ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन, रेलवे में अपग्रेडेशन की जरूरत थी, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन की जरूरत थी। प्रेवलेंस ऑफ रैम्पेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई थी, प्रेवलेंट थी, रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए, मतलब सरकार जो पॉलिसी बना रही थी पब्लिक पॉलिसी, उसमें वेलफेयर का ओरिएंटेशन ज़रूरी था, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी। So we have completed this chapter. Download our Bahaduri Foundation app to study all NCERT right from class 6 to 12th and subscribe our YouTube channel.